आज हम भारत के संविधान निर्माण की कहानी में थोड़ा गहरे उतरते हैं। ये इतना बड़ा दस्तावेज आखिर बना कैसे, कौन लोग थे इसके पीछे और पूरी प्रक्रिया क्या थी? चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल। और ये कहानी आप देखिए भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आज़ादी का सपना मजबूत हुआ ना, बिल्कुल। वैसे वैसे अपने संविधान का विचार भी वो पनपने लगा। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि ये आवाज उठी कब सबसे पहले, अपने संविधान की बात। देखिए, औपचारिक तौर पर देखें तो लोकमान्य तिलक ने 1895 में इसका जिक्र किया था। फिर 1906 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। वहां भी स्वराज और संविधान की मांग उठी। अच्छा। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 1922 में, जब महात्मा गांधी ने यह कहा कि भाई भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। मतलब अब सिर्फ सुधारों की बात नहीं थी, ये आत्मनिर्णय की घोषणा थी एक तरह से। तो ये तो हुई इच्छा की बात। हाँ। पर इस इच्छा को असलियत बनाने के लिए एक संस्था चाहिए थी, मतलब संविधान सभा। इसका आइडिया कैसे आया? हाँ, संविधान सभा का जो ठोस विचार है वो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय। जी। और कांग्रेस ने भी फिर जल्दी ही 1935 में आधिकारिक तौर पर इसकी मांग कर दी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे और साफ किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आजाद भारत का संविधान ऐसी सभा बनाएगी जिसे वयस्क मताधिकार से चुना गया हो, मतलब सभी वयस्क वोट दें और कोई बाहरी दखल ना हो। ये बहुत अहम था। हाँ, मतलब जनता की आवाज। बिल्कुल। तो ये मांगे तो उठ रही थी, Right. पर ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने कब सुनी ये बात? देखिए, अंग्रेजों ने इस विचार को, मतलब संविधान सभा वाली बात को, पहली बार सैद्धांतिक रूप से माना 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव। हाँ। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। उसने भी संविधान बनाने की बात मानी, पर दिक्कत यह थी कि दोनों में कुछ ऐसी शर्तें थीं जो मंजूर नहीं थी। तो वो कोशिशें मतलब कामयाब नहीं हुई। तो दो बार बात बनी नहीं, फिर रास्ता कैसे खुला? वो कौन सी, क्या कहते हैं, कड़ी थी जिससे ये सभा बन पाई आखिर? वो कड़ी थी 1946 का कैबिनेट मिशन। ये 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री भारत आए और इन्होंने एक ऐसी योजना पेश की जिस पर खैर शुरुआती सहमति बन गई, हाँ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की। अच्छा। हाँ। और इसी मिशन के प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो सका। यही वो मिशन था जिसने वो प्रैक्टिकल ढांचा दिया। तो इस कैबिनेट मिशन ने क्या रूपरेखा दी थी? कितने सदस्य, कहाँ से आने थे सदस्य? योजना ये थी कि कुल 389 सदस्य होंगे। 389, काफी बड़ी संख्या है। हाँ। इनमें से 296 आने थे ब्रिटिश भारत से, मतलब 292 प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे दिल्ली, तिस्तान, ये छोटे प्रांत जैसे थे। और बाकी की 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। जहां राजाओं का शासन था। जी बिल्कुल। तो ये 296 सदस्य चुने जाने थे या मनोनीत? नहीं, ये 296 चुने जाने थे, लेकिन सीधे जनता से नहीं। इनका चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष मतलब? मतलब जो प्रांतों की विधानसभाएं थी ना, उनके सदस्यों ने वोट डालकर संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अच्छा, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ने चुना। हाँ। और तरीका भी खास था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। कोशिश ये थी कि विधानसभा में जिस ग्रुप का जितना हिस्सा है उसी अनुपात में यहाँ भी नुमाइंदगी मिले। और सीटों का बंटवारा? वो आबादी के हिसाब से था, करीब 10 लाख पर एक सीट, और 3 समुदायों में बांटा था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में बाकी सब। हाँ। और जो देसी रियासतें थी उनकी 93 सीटों पर सदस्य मनोनीत होने थे, राजा भेजते अपने प्रतिनिधि। तो चुनाव कब हुए इन 296 सीटों के लिए, और क्या नतीजे रहे? चुनाव हुए जुलाई 1946 में, और नतीजे खैर काफी हद तक वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, 208 सीटें। 208? हाँ। मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, और बाकी 15 सीटें छोटे दलों और निर्दलियों को मिली। तो कांग्रेस का दबदबा साफ दिख रहा था। बिल्कुल। और इसी ने आगे चलकर सभा के काम और देश की राजनीति पर गहरा असर डाला। चुनाव हो गए, सदस्य आ गए, अब काम शुरू करने की बारी थी। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे आज संसद का सेंट्रल हॉल कहते हैं। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग? हाँ, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। हाँ। वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, तो बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही आए। तो शुरुआत थोड़ी अधूरी रही। हाँ, माहौल थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन काम तो शुरू करना था। तो फ्रांस की तर्ज पर सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, सबसे सीनियर मेंबर। जी। और फ्रैंक एंथनी को अस्थायी उपाध्यक्ष। ये तो हुआ टेम्परेरी इंतजाम।
स्थायी अध्यक्ष वगैरह कब चुने गए? बस 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, और एक्सी मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। एक और दिलचस्प बात, बाद में वीटी कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया, तो सभा में 2 उपाध्यक्ष हो गए। 2 उपाध्यक्ष, ये तो अनोखी बात है। हाँ, और इसी बैठक में एक और बहुत अहम नियुक्ति हुई। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बीएन राव, इनकी भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बहुत ज्यादा। वो अनुभवी प्रशासक थे, कानून के जानकार थे। उन्होंने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में बहुत मदद की। दुनिया भर के संविधान पढ़े उन्होंने। सुना है नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वो क्या था, उसका क्या महत्व था? दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक तरह से भविष्य के भारत की आत्मा की झलक थी। क्या था उसमें खास? इसमें बताया गया था कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा। सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, सबके हितों की रक्षा का संकल्प था। मतलब ये एक तरह से संविधान का नक्शा था या दिशा? बिल्कुल, ये वो दिशा थी जिस पर संविधान को चलना था। इस पर सभा में खूब चर्चा हुई और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। और यही प्रस्तावना बना बाद में? हाँ, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल का आधार बना। के.एम. मुंशी ने तो इसे राजनीतिक कुंडली कहा था। अच्छा, तो उद्देश्य प्रस्ताव ने दिशा तो तय कर दी, लेकिन फिर तो देश की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव आए। आजादी मिली, पर विभाजन भी हुआ। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। जब 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ, तो संविधान सभा की स्थिति में 3 बड़े बदलाव आए। पहला और सबसे जरूरी, सभा अब पूरी तरह संप्रभु बन गई। संप्रभु मतलब? पूरी तरह आजाद। हाँ, मतलब अब वो ब्रिटिश संसद के किसी कानून से बंधी नहीं थी। अपनी मर्जी से संविधान बना सकती थी, पुराने कानून बदल सकती थी, खत्म कर सकती थी। पूरी पावर। और दूसरा बदलाव? दूसरा ये कि सभा अब सिर्फ संविधान बनाने वाली बॉडी नहीं रही, वो देश की पहली संसद यानी विधायिका भी बन गई। अच्छा, मतलब 2 काम एक साथ? जी हाँ, संविधान बनाना और देश के लिए आम कानून बनाना, जब तक चुनाव ना हो। और मजे की बात, जब सभा संविधान बनाने बैठती तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते, और जब कानून बनाने के लिए विधायिका के तौर पर बैठती तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर होते। जीवी मावलंकर, जो बाद में पहले लोकसभा स्पीकर बने। बिल्कुल वही। विधायिका के तौर पर पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। और तीसरा बदलाव यकीनन विभाजन से जुड़ा होगा। तीसरा बदलाव सीधा विभाजन का नतीजा था। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पाकिस्तान वाले इलाकों से थे, वो भारतीय सभा के सदस्य नहीं रहे। तो सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 389 से 299? हाँ, 229 प्रांतों से 70 देशी रियासतों से। ये नई संख्या 31 अक्टूबर 1947 से लागू हुई। इतना बड़ा काम था संविधान बनाना, कानून बनाना। इसे करने के लिए काम को बांटा भी गया होगा, समितियां बनी होंगी। बिल्कुल सही। इतना विशाल काम अकेले कैसे होता? तो सभा ने अलग अलग विषयों के लिए कई समितियां बनाई। इनमें से 8 समितियां काफी बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कौन कौन सी थी मुख्य? जैसे संघ यानी केंद्र से जुड़ी शक्तियों और संविधान के लिए समितियां नेहरू जी के पास थी। प्रांतों के संविधान और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्रों जैसे संवेदनशील मुद्दों की सलाहकार समिति सरदार पटेल के पास थी। सरदार पटेल। हाँ, प्रक्रिया और संचालन समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, और राज्यों से बातचीत के लिए भी एक समिति थी, वो भी नेहरू जी के पास थी। ये सलाहकार समिति काफी बड़ी लग रही है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक। हाँ, पटेल की वाली समिति बहुत अहम थी, और उसके तहत भी 5 उप समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकारों पर जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यकों पर एच.सी. मुखर्जी, उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों पर गोपीनाथ बोरदोलोई। अच्छा। और इन सब के बीच वो समिति जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हाँ, प्रारूप समिति, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। जरूर। प्रारूप समिति बनी 29 अगस्त 1947 को। इसका काम सबसे मुश्किल था। बाकी सारी समितियों की सिफारिशें, सभा में हुई बहसें, उन सबको मिलाकर संविधान का एक कोहेरेंट कानूनी मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। इसमें कितने सदस्य थे? अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर समेत 7 सदस्य थे।
एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 2 सदस्य बाद में बदले भी। एन माधव राव आए बीएल मित्तर की जगह, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। और टीटी कृष्णमाचारी आए डीपी खेतान के निधन के बाद। काफी दिग्गज लोग थे इसमें। बिल्कुल। इस समिति ने बहुत मेहनत की। पहला मसौदा फरवरी 1948 में छापा ताकि लोग उस पर राय दे सकें। जनता की राय ली गई। हाँ बिल्कुल। लोगों से, अखबारों से, विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए। उन पर विचार करके अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा आया और फिर अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में पेश किया। अंतिम मसौदा पेश होने के बाद इसे पास कैसे किया गया? क्या फिर से बहस हुई इस पर? हाँ, इस पर 3 बार विस्तार से विचार हुआ, जिसे वाचन या रीडिंग कहते हैं। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला, आम चर्चा हुई। ठीक है। फिर आया दूसरा वाचन। ये सबसे लंबा और सबसे अहम था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सोचिए, लगभग 1 साल। हाँ, इसमें संविधान के हर क्लॉज पर, हर शब्द पर खंड खंड करके बहस हुई। हजारों संशोधन पेश हुए, कुछ माने गए, कुछ गिरे। यहीं पर संविधान को असली शक्ल मिली। और तीसरा वाचन? तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। इसमें बस यही था कि भाई मसौदा जैसा तय हो गया है, उसे पास किया जाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949, संविधान दिवस। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए। प्रस्ताव पास हो गया और भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकार कर लिया, अपना लिया। उस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया, उसमें क्या-क्या था? उस मूल संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। जी। और ये जानना भी जरूरी है कि कुछ जरूरी चीजें जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद के नियम, ये सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तुरंत। अच्छा, उसी दिन से। लेकिन हम गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं। पूरा संविधान उस दिन क्यों लागू हुआ? बिल्कुल सही सवाल। अपनाया 26 नवंबर 1949 को, पर बचे हुए ज्यादातर प्रावधान लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। इस तारीख का अपना इतिहास है। हाँ, वो लाहौर अधिवेशन वाला। बिल्कुल। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में उसे सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, जब भारत पूरी तरह एक गणराज्य बना। इसलिए 26 नवंबर संविधान दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये स्पष्ट हुआ। तो संविधान बन गया, लागू हो गया। हाँ। इस संविधान सभा का क्या हुआ? वो खत्म हो गई? संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। इस दिन सदस्यों ने हस्ताक्षर पूरे किए संविधान की प्रतियों पर, और इसी बैठक के बाद सभा को औपचारिक रूप से भंग करके भारत की अंतरिम संसद, मतलब प्रोविजनल पार्लियामेंट में बदल दिया गया। अच्छा, वही संसद बन गई। हाँ, तब तक के लिए, जब तक 1951-52 में पहले आम चुनाव नहीं हो गए और नई संसद नहीं बन गई। ये अंतरिम संसद 17 अप्रैल 1952 तक चली। तो संविधान बनाने के अलावा क्या इस सभा ने कुछ और भी अहम काम किए इस दौरान? हाँ, बिल्कुल। संविधान बनाने के साथ साथ इसने कुछ और राष्ट्रीय महत्व के फैसले भी लिए। जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी। कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। जी। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया और 24 जनवरी 1950 को, यानी अपनी आखिरी बैठक में, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। और राष्ट्रपति? हाँ, उसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। वाह, मतलब एक ही सभा ने कितने सारे ऐतिहासिक काम किए। बिल्कुल। कुछ और रोचक बातें या तथ्य हैं इस पूरे सफर से जुड़े? कुछ दिलचस्प चीजें? हाँ, कुछ छोटी छोटी मगर मजेदार बातें हैं। जैसे संविधान सभा की जो मोहर थी ना, उस पर हाथी का निशान था। हाथी क्यों? शायद शक्ति और स्थिरता का प्रतीक रहा हो। और संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। लगभग 3 साल। हाँ, इस दौरान कुल 11 सत्र हुए। वैसे कुछ लोग 24 जनवरी 1950 की आखिरी बैठक को 12वां सत्र भी गिनते हैं। संवैधानिक सलाहकार BN राव के बारे में एक और बात, उन्होंने बर्मा के संविधान में भी मदद की थी और वो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज भी बने। अच्छा, ये तो नहीं पता था। हाँ, सभा के सचिव थे HVR अयंगर और मुख्य प्रारूपकार, मतलब चीफ ड्राफ्टमैन, वो थे LN मुखर्जी। और वो जो हाथ से लिखी प्रतियां हैं संविधान के? हाँ, वो तो कला का नमूना है।
अंग्रेजी वाली प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, सुंदर इटैलिक हैंडराइटिंग में। हिंदी वाली वसंत कृष्ण वैद्य ने। और इन पन्नों को सजाया शांति निकेतन के कलाकारों ने, नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा वगैरह। हर पन्ने पर खूबसूरत चित्रकारी है। कमाल है। और हाँ, ये भी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 से हुई। ये सब जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। इतनी बड़ी प्रक्रिया थी, जाहिर है आलोचना भी हुई होगी, सब एक मत तो नहीं रहे होंगे। हाँ, जहाँ तारीफ हुई वहीं कुछ आलोचनाएं भी हुई, खासकर बाहर से। जैसे ब्रिटिश विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स को लगा कि शायद अल्पसंख्यकों के हितों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ, एक अमेरिकी इतिहासकार हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। मतलब कांग्रेस के दबदबे की तरफ इशारा था। हाँ, क्योंकि कांग्रेस की सीटें बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। ब्रिटेन के विस्काउंट साइमन ने तो इसे हिंदुओं की सभा कह दिया था। और चर्चिल, जो भारत की आज़ादी के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि इसने सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ये तो काफी तीखी आलोचनाएं हैं। हाँ, ये उस समय के माहौल और नजरिए को दिखाती हैं। हालांकि सभा के नेताओं ने इनका जवाब भी दिया था और कोशिश पूरी की थी कि सबके हित शामिल हों। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी। एक ऐसी यात्रा जिसमें सपने थे, चुनौतियां थीं, बहुत बहसें हुईं, असहमतियां भी थीं, लेकिन अंत में एक साझा दस्तावेज बनाने का संकल्प जीता। इसी ने आजाद भारत की नींव रखी। बिल्कुल। इतने सारे अलग अलग विचारों, भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों को एक संविधान में पिरोना, ये सच में एक असाधारण उपलब्धि थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद।